आज का टॉपिक है इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स होता क्या है? फिर जो बॉडी फ्लूइड कंपार्टमेंट होता है 1/3 पार्ट 2/3 पार्ट क्या होता है? टोटल बॉडी वेट का इंटरसेलुलर फ्लूइड भरा रहता है। मतलब इंटरसेलुलर फ्लूइड 165% आपके बॉडी वेट, टोटल बॉडी वेट के पाया जाता है। 1/3 पार्ट क्या होता है? 1/3 पार्ट का आपका एक्स्ट्रा सेलुलर वाटर होता है। यानी आपका एक तरह से आपका पूरा बॉडी जो होता है वाटर से 70%, 65 to 70% क्या होता है? वाटर पाया जाता है। और बाकी सब आपके जैसे इंटरस्टिशियल फ्लूइड, प्लाज्मा, ये सब पाए जाते हैं। तो 25% इंटरस्टिशियल फ्लूइड पाई ISF भी कहते हैं उसको। 5 से 8% प्लाज्मा पाया जाता है इन प्लाज्मा। और ट्रांससेलुलर फ्लूइड CSF जो कहते हैं उसको 1 से 2% पाया जाता है। फिर फिर बता रहा है कि मेजर कंपोनेंट ऑफ इंटरसेलुलर फ्लूइड ISF कहते हैं इनसाइड द सेल। इंटरसेलुलर का मतलब क्या होता है कि इनसाइड द सेल। मोस्ट ऑफ द बॉडी फ्लूइड हियर 65% वेट मतलब कि क्या इंटरसेलुलर फ्लूइड 65% आपके बॉडी मतलब बॉडी में प्रेजेंट होता है। डिक्रीज इन मतलब कि डिक्रीज हो जाता है। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड क्या होता है? आउटसाइड द सेल होता है। इसमें क्या क्या होता है? इंटरवस्कुलर फ्लूइड होता है, जैसे जो आपका विद इन द ब्लड वेसल्स के अंदर 5% इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है, दो सीलों के बीच में पाया जाता है। ब्लड वेसल के 15% होता है। ट्रांससेलुलर फ्लूइड होता है, जैसे सेरेब्रोस्पाइनल, पेरिकार्डल, सिनोवियल इसमें पाया जाता है। फिर आपका तीसरा क्या है कि इंट्रासेलुलर में कौन कौन से इलेक्ट्रोलाइट्स आते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर में कौन कौन से आते हैं। इंट्रासेलुलर में आपका पोटेशियम पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है, फास्फोरस पाया जाता है। एक्स्ट्रा सेलुलर में आपका सोडियम होता है, क्लोराइड होता है, बाइकार्बोनेट होता है। फिर आपका आता है जैसे कि मेथड ऑफ फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट मूवमेंट। इलेक्ट्रोलाइट का मूवमेंट कितने प्रकार का होता है? पहला होता है डिफ्यूजन, दूसरा होता है ऑस्मोसिस, तीसरा होता है एक्टिव ट्रांसफर, चौथा होता है फिल्ट्रेशन के मेथड से। एक एक करके मैं बताती हूँ। सबसे पहले जो आपका है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन में क्या होता है कि द प्रोसेस बाय विच द सोल्यूट इन द सोल्यूशन मूव्स मतलब क्या होता है कि इस प्रोसेस में क्या होता है, जो सोल्यूट होता है सोल्यूशन के अंदर मूव करता है। इन्वॉल्व इन ए गैस और सब्सटेंस, इसमें कौन कौन गैस भी इन्वॉल्व होता है, सब्सटेंस भी इन्वॉल्व होता है। मूवमेंट ऑफ पार्टिकल इन द पार्टिकल का मूवमेंट किस में होता है? सोल्यूशन में होता है। मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। डिफ्यूजन का मीन्स क्या होता है? जब कोई सोल्यूशन में जब कोई आपका पार्टिकल मूव करेगा हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन से। इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन सोल्यूशन इन द सोल्यूट इन द सोल्यूशन, जो सोल्यूट मतलब सोल्यूशन के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। पैसिव ट्रांसपोर्ट एंड रिक्वायर्ड नो एनर्जी। पैसिव ट्रांसपोर्ट की जरूरत होती है लेकिन कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। फिर आपका आता है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या होता है? ये होता है मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट वाटर या क्रॉस द मेम्ब्रेन के होता है। इन्वॉल्व करता है सोल्यूशन और वाटर। इसमें क्या होता है? इक्वलाइज कंसंट्रेशन ऑफ आयन ईच साइड टू मेम्ब्रेन। मूवमेंट ऑफ द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स एरिया देयर इज हायर कंसंट्रेशन दैट कैन नॉट पास थ्रू द मेम्ब्रेन। जो ऑस्मोसिस होता है वो क्या होता है? हायर कंसंट्रेशन में इसका मूवमेंट होता है लेकिन ये मेम्ब्रेन को पास नहीं करता है। फिर आता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। मूव द मॉलिक्यूल ऑफ फील्ड अगेंस्ट द कंसंट्रेशन एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। इसमें क्या होता है? मॉलिक्यूल जो होता है मूव करता है या आयंस जो होता है अपहिल अगेंस्ट कंसंट्रेशन और ऑस्मोटिक प्रेशर की तरह। हाइड्रोलिसिस ऑफ एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ATP का जब हाइड्रोलिसिस एनर्जी की जरूरत होती है, जबकि दोनों में एनर्जी नहीं जरूरत होती, जबकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम में एनर्जी की जरूरत होती है।
एक कैरियर मॉलिक्यूल की रिक्वायरमेंट होती है, एक एंजाइम स्पेसिफिक एंजाइम एटीपीएज की ज़रूरत होती है। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम प्लस शुगर एंड अमीनो एसिड यूज इन इट। इसमें क्या क्या यूज, एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम में क्या क्या यूज होते हैं आपके, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, शुगर हो गया, अमीनो एसिड, ये तो इसमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट में यूज किए जाते हैं। फिर आपका आता है इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स होता क्या है, इलेक्ट्रोलाइट्स a substance which dissolve in the solution separate into ion able to carry electric current। जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उनका काम क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो जिसको डिसॉल्व करते हैं किसी भी सॉल्यूशन में, तो क्या करते हैं आयंस के फॉर्म में क्या करते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, और इनके पास क्या होता है, एबल होता है जो कैरी करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को। दो तरह के इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे, एक तो कैटायन फॉर्म करेंगे और एनायंस फॉर्म करेंगे। कैटायंस मतलब जिसके पास पॉजिटिव चार्ज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स हो गया, एनायंस मतलब जिसके पास नेगेटिव चार्ज हो गया इलेक्ट्रोलाइट का। कॉमनली इसको मेजर किसके, इलेक्ट्रोलाइट को मेजर कैसे किया जाता है, मिली इक्विवेलेंट या पर लीटर, इसको MEQ पर लीटर से मेजर किया जाता है। फिर आपका आता है इलेक्ट्रोलाइट्स, जैसे आपका सोडियम हो गया, सोडियम होता है जो मोस्ट एबुडेंट इलेक्ट्रोलाइट होता है, मतलब इन बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है सोडियम कैटायन जो होता है। फिर पोटेशियम कैटायन होता है, ये भी क्या होता है, हार्मोनल मेम्ब्रेन एक्साइटेबिलिटी फॉर नर्व इम्पल्स को एक्साइटेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए पोटेशियम कैटायन की जरूरत है। क्लोराइड आयन जो होता है सबका अलग अलग काम दिया है। क्लोराइड आयन जो होता है वो रेगुलेट करता है, किसको रेगुलेट करता है, ऑस्मेटिक प्रेशर हो गया या असिस्ट रेगुलेटिंग एसिड बेस बैलेंस। मतलब क्लोराइड का काम क्या होता है, एसिड बेस को वो क्या कहते हैं बैलेंस को मेंटेन करना, रेगुलेट करना, और रेगुलेट क्या करता है, ऑस्मेटिक प्रेशर को। कैल्शियम आयन जो होता है वो कंबाइंड होता है किसके साथ, फास्फोरस के, और फॉर्म क्या करता है, मिनरल साल्ट को, जो बोन और टीथ के लिए ज़रूरत होता है, और प्रमोट करता है नर्व इम्पल्स को, मसल्स के कंस्ट्रक्शन को, रिलैक्सेशन को। ये सबका काम किसका होता है, कैल्शियम का होता है। तो और मैग्नीशियम कैटायन का काम क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, कैसे स्टोरेज हो रहा है, कैसे यूज़ हो रहा है इंटरसेलुलर एनर्जी के लिए, न्यूरल ट्रांसमिशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है, फंक्शनिंग हार्ट के लिए, नर्व के लिए, मसल्स के लिए। तो इलेक्ट्रोलाइट्स मैंने बताया था, इलेक्ट्रोलाइट्स जब किसी सब्सटेंस को सॉल्यूशन में डिसॉल्व करते हो तो आयंस फॉर्म में वो क्या होता है, टूट जाता है कैटायन और एनायंस को, उसको हम इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। ये सारे इलेक्ट्रोलाइट्स के नाम, जैसे सोडियम कैटायन है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके बॉडी के लिए। पोटेशियम जो होता है वो आपके हार्मोनल को मेम्ब्रेन को एक्साइटेबिलिटी और नर्व इम्पल्स को प्रदान करता है। क्लोराइड आयन होता है वो ऑस्मेटिक प्रेशर को रेगुलेट करता है और एसिड बेस को रेगुलेट करता है। कैल्शियम जो होता है आपके दांत और आपके पर मिनरल साल्ट फॉर्म कर लेता है और बोन और टीथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, और नर्व इम्पल्स और मसल्स के कंस्ट्रक्शन और रिलैक्सेशन में भी कैल्शियम आयन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। फिर मैग्नीशियम होता है वो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म में, स्टोरेज और यूज़ के एक्स्ट्रा सेलुलर एनर्जी, न्यूरोट्रांसमीटर में बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो हार्ट के फंक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, नर्व के लिए और मसल्स के लिए। फिर आपका आता है अब एक एक, जैसे आपका ये तो इलेक्ट्रोलाइट्स हो गया, ये इलेक्ट्रोलाइट्स में सोडियम पोटेशियम। फिर आता है एक एक करके बताऊंगी, जैसे सोडियम और क्लोराइड का इम्बैलेंस हो जाएगा तो क्या होगा, ये रेगुलेट की सोडियम या क्लोराइड जो होते हैं रेगुलेट करते हैं किसको, किडनी को। अगर ये बढ़ जाते हैं इन्फ्लुएंस्ड बाय हार्मोन्स एल्डोस्टेरोन का, तो सोडियम क्या होता है, रिटेंशन करता है और सीरम को ऑस्मेटिक लेवल करता है। क्लोराइड आयन क्या करता है आपका, जो सोडियम के साथ होता है, नॉर्मल सोडियम कितना होना चाहिए, 135 से 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। और क्लोराइड कितना होना चाहिए, 95 से 108 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। और सोडियम और क्लोराइड का कंसेंट्रेशन चीज़ इंपॉर्टेंट है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में। फिर क्या कर रहा है क्लोराइड,
फ्लोराइड का काम करता है क्या है, ये सीरम को ऑस्मेटिक को हेल्प करता है एसिड बेस बैलेंस के लिए। फिर कंबाइन होता है किसके साथ, आयंस के साथ, अदर आयंस के पास, जैसे आपस होम्योस्टेटिस के लिए सोडियम क्लोराइड एसिड पोटेशियम के लिए, और क्लोजली टाइड होता है किसके लिए, सोडियम डिक्रीज कर देता है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल लॉस को। फिर आता है सोडियम का फंक्शन। सोडियम जो होता है ट्रांसमिशन में और कंडक्शन करता है, नर्व इम्पल्स के कंडक्शन में इसका इम्पोर्टेंट रोल है। और क्या है, रिस्पॉन्सिबल होता है ऑस्मेटिक वेस्कुलर फ्लूइड के लिए, रेगुलेशन करता है बॉडी फ्लूइड लेवल को। सोडियम शिफ्ट सेल को करेंगे तो पोटेशियम शिफ्ट होगा आउट द सेल, मतलब सोडियम को शिफ्ट होता है इनटू द सेल और पोटेशियम जो शिफ्ट होता है आउट द सेल सोडियम पंप के थ्रू। फिर असिस्ट करता है या रेगुलेट करता है एसिड बेस बैलेंस को किसके साथ, कंबाइन करके क्लोराइड के साथ, या बाइकार्बोनेट को रेगुलेट करता है फिजियोलॉजिकल एसिड बेस बैलेंस से। फिर क्लोराइड का फंक्शन क्या है, क्लोराइड जो होता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में पाया जाता है। इसका क्या क्या सीरम ऑस्मेटिक में इसमें भी ये सोडियम रिटेंशन ऑफ वाटर के लिए, रेगुलेट करता है एसिड बेस बैलेंस के लिए। ये क्लोराइड जो होता है कंबाइन होता है हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मेशन करता है स्टमक में। फिर जो फूड है हाई सोडियम फूड जैसे आपके बताया है, जैसे पोटैटो चिप्स हो गया, आपका पिकल्स हो गया, सोडा क्रैकर्स हो गया, टोमेटो जूस हो गया, बीफ क्यूब हो गया, दिल हो गया। लो सोडियम के फ्रूट जो होंगे वो कौन से होंगे, फ्रेश होंगे, आपके अनसैचुरेटेड ग्रेन होंगे, ओट मील हो गया, फ्रेश मीट हो गया, तो बताए। फिर मेजर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस में क्या होगा, हाइपोनेट्रीमिया। अगर सोडियम की मात्रा कम हो जाती है तो कौन सी डिजीज होती है, यानी 130 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से कम हो जाएगी तो हाइपोनेट्रीमिया डिजीज। अगर सोडियम एक्सेस मात्रा में आपके बॉडी में पाया जाएगा सोडियम आयन तो कहेगा हाइपरनेट्रीमिया होगा। हाइपरकैलेमिया कब होगा, जब पोटेशियम की मात्रा 3.5 से कम हो जाएगी। तो और हाइपरकैलेमिया कब होगा, जब पोटेशियम की मात्रा 5.1 से ज़्यादा हो जाएगी। क्लोराइड इम्बैलेंस कब होगा, जब 895 से क्या होगा, कम होगा। मैग्नीशियम इम्बैलेंस कम होगा जब 1.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से कम होगा। फिर हाइपोनेट्रीमिया दिया है, एक्सेस ऑफ सोडियम लॉस, H2O गेन। अगर एक्सेस सोडियम का लॉस हो जाएगा तो क्या होगा, आपका H2O गेन हो जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, डायूरेटिक थेरेपी या आपका इनसफिशिएंट सोडियम टेक की वजह से होता है, आपका लेक्सेटिव यूज़ करने से या वोमिटिंग होने से GI प्रॉब्लम में लॉस में होगा, या आपका लेबर इंडक्शन, आपका सिस्टिक फाइब्रोसिस से, अल्कोहल की वजह से, ये सारे क्या होता है। क्या क्या दिखता है, एक का सिम्टम्स जैसे हेडेक होगा, वो कन्फ्यूज़न होगा, मसल क्रैम्पिंग होगा, ट्विस्टिंग होगा, ट्विचिंग होगा, इंक्रीज वेट होगा और कन्वर्जन होगा। फिर हाइपोनेट्रीमिया में क्या होता है, हाइपोनेट्रीमिया में क्या होता है कि जब सोडियम की मात्रा कम हो जाती है, इसमें क्या होता है, मसल वीकनेस होता है, टैकीकार्डिया होता है, फैटीग होगा, फिर एपेथी होगा, फिर कन्फ्यूज़न होगा, हेडेक होगा, नाउजिया वोमिटिंग होगा, ऑस्मोसिस हाइपोटेंशन होगा। फिर क्या होता है, ट्रीटमेंट क्या दिया है, पहले तो मॉनिटर करना पड़ेगा कि हाँ सोडियम सीरम लेवल क्या है। फिर आपको दिए गए आपको सोडियम, इफ द सोडियम भी लो इतना, तो क्या आपको हाइपरटोनिक सलाइन ऑर्डर किया जाएगा। मे गिव डायूरेटिक्स फॉर इंक्रीजिंग द वास्कुलर दिया जाएगा। फिर सेफ्टली वीक फॉर वीक कन्फ्यूजन बीपी नापा जाएगा। हाइपरनेट्रीमिया मतलब कि एक्सेस लॉस ऑफ वाटर, अगर वाटर का लॉस ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, आपके बॉडी में सोडियम ज़्यादा रह जाएगा, जिससे वजह से क्या, जैसे कौन कौन से कंडीशन काज कर सकते हैं, जैसे वोमिटिंग हो गया, डायरिया हो गया,
इनएडिक्वेट ADH हो गया। फिर क्या दिया है, हाइपरटोनिक फ्लूइड की वजह से। फिर इसमें क्या है कि थ्रस्ट लगेगा, लो टैकीकार्डिया का, स्वीजर होगा अगर कम हो जाएगा सोडियम की मात्रा बॉडी में। तो हाइपर मतलब ज़्यादा, हाइपो मतलब कम। ट्रीटमेंट वही दिया है, लो लेवल का सोडियम का डाइट लेना चाहिए, बीपी हार्ट रेट नापना चाहिए, मॉनिटर करना चाहिए, वेट नापना चाहिए आपको। फिर आपको दिया पोटेशियम का इम्बैलेंस से क्या होगा, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। इसमें क्या होता है कि जो आपका पोटेशियम होता है वो नॉर्मल एक्स्ट्रासेलुलर फूड में 3.5 से 5.3 होना चाहिए, और इसका सीरम लेवल में 2.5 से 7.0 का कार्डियक अरेस्ट हो जाएगा। और पोटेशियम की मात्रा 2.5 से एबव हो जाए तो कार्डियक अरेस्ट डिजीज हो सकती है। फिर क्या करें, अगर 80 से 90% एक्सक्रीट कर देगा थ्रू किडनी के थ्रू तो भी आपका सोडियम इम्बैलेंस हो जाता है। फिर क्या बता रहा है आपका, ये क्या करता है, प्रमोट करता है कंडक्शन ट्रांसमिशन नर्व इम्पल्स को, कंट्रैक्शन करता है मसल्स को, प्रमोट करता है एंजाइम के एक्शन को। कौन कौन से फूड सोर्स है पोटेशियम के, नट हो गए, मीट हो गए, फ्रूट हो गए। अगर डेली इंटेक सोडियम बिकॉज प्योरली कन्वर्ट इन द बॉडी का। हाइपोकैलेमिया की वजह से क्या, हाइपोकैलेमिया मतलब पोटेशियम की मात्रा आपके बॉडी में कम हो गई तो क्या होगा, आपको गैस्ट्रिक जैसे गैस्ट्रिक शक्निंग या लैक्सेटिव यूज़ करेंगे। वोमिटिंग की वजह से हाइपोकैलेमिया कैल्शियम की मात्रा रहती है। अगर एक्सेस में इंसुलिन हो गया तभी भी पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा कम हो जाती है। स्ट्रेस लेने से पोटेशियम की मात्रा कम हो जाती है। हिपैटिक डिजीज जैसे लीवर से रिलेटेड डिजीज होता है तो भी पोटेशियम की मात्रा बॉडी में कम हो जाती है। अल्कोहल लेने से भी बॉडी में कम हो जाती है। साइन क्या है, साइन एंड सिम्टम्स क्या है, एनोक्सिया हो जाएगा, लेग क्रैम्प मतलब पैरों में ऐठन होगा, मरोड़ होगा, मसल्स वीकनेस होगा, हाइपोटेंशन होगा, डिसरिथमिया होगा। ये सारी डिजीज हैं। ट्रीटमेंट क्या है, सबसे पहले मॉनिटर करना चाहिए, फिर आपको मॉनिटर सीरम पोटेशियम लेवल से। फिर क्या, डिजिटलिस जो पेशेंट जो डिजिटलिस ले रहा है उनको देखे कि पेशेंट ले रहा है। डाइट्री के रिस्क, हाइपर कैलेमिया मतलब ज़्यादा मात्रा में कैल्शियम हो जाए, पोटेशियम हो जाए जैसे ग्रेटर देन 5.0 तो क्या होगा, इम्पेयर रीनल फंक्शन हो जाएगा, मतलब आपका किडनी सही से काम नहीं करेगा, मसल्स वीकनेस हो जाएगा, मायोकार्डियल डिप्रेसेंट हो जाएगा, डिक्रीज हार्ट रेट हो जाएगा। फिर इसके इटियोलॉजी दिया है, इसमें क्या होता है कि एक्सेस न्यूट्रिशन क्या करते हैं, पोटेशियम का करते हैं, जिससे क्या होता है, कब कब हो जाता है ये सब कि जब जैसे सेल डैमेज हो गया, बर्न ट्रॉमा को, जैसे रीनल फेलियर के, हाइपोनेट्रीमिया मतलब सोडियम की कमी की वजह से भी हो जाता है। ठीक है। फिर आता है हाइपोकैलेमिया मतलब कि कैल्शियम की मात्रा बॉडी में, कैल्शियम की मात्रा क्या होती है, कम हो जाती है, तो फिर हाइपोकैलेमिया हो जाता है। इसमें कई स्केलेटन्स न्यूरोमस्कुलर एबनॉर्मलिटी हो जाती है, इम्पेयर हो जाता है क्लॉटिंग मैकेनिज्म में, मतलब क्लॉटिंग, ब्लड की क्लॉटिंग सही से नहीं होगी। फिर डायग्नोस्टिक फिर क्या करते हैं, EKG चेंजेस होता है, सीरम लेवल क्या होता है, ज़्यादा हो जाता है 8.5 से कम हो जाता है। फिर प्रोलॉन्ग हो जाता है, प्रोलॉन्ग PT एंड PPT। यूटिलाइज सर्जिकल हाइपोथायराइडिज्म, रीनल फेलियर की वजह से विटामिन D की डिफिशियंसी से होता है, एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस की वजह से, हाइपर फॉल्स की वजह से। साइन एंड सिम्टम्स क्या है, हाइपर कैलेमिया या वो कैल्शियम को क्या होगा, आपका फेस से पॉजिटिव वो मेमोरी लॉस होगा, कंफ्यूजन होगा,
मसल क्रैम्प होगा। नर्सिंग केयर में दिया है कि मतलब सर्जरी वगैरह, वाइट सेंसिटिव कैल्शियम का इंटेक दिया जाता है। हाइपर में क्या होता है कि कैल्शियम लेवल ज़्यादा हो जाता है, तो कैल्शियस मात्रा में जैसे एक्सेस लिए तो कैंसर की वजह से, थायराइड डायबिटीज की वजह से। और क्या होता है, एंटासिड विच फास्फोरस बाइंडिंग की वजह से, साइन मसल्स वीकनेस, थ्रस्ट लगेगा, प्यास लगेगा, इनॉक्सिया होगा, कार्डियक अरेस्ट होगा, ये सब दिया है। फिर ये सब दिया है। नर्सिंग केयर क्या दिया है, डायबिटिक्स के वो के मॉनिटर करना चाहिए। हाइपोमैग्नीसीमिया, मैग्नीशियम की मात्रा ज़्यादा हो जाती है बॉडी में, हाइपो मतलब कम हो जाती है। फिर क्या क्या डिग्रीज ब्लड प्रेशर हो जाता है, कार्डियक डिस्रिथमिया हो जाता है, मिस्टेकन होता है हाइपोकैलेमिया से, विच कैन सिमल्टेनियसली दिया है। कॉज क्या होता है, अल्सरेटिव कोलाइटिस की वजह से हो गया, पैंक्रियाटाइटिस की वजह से, लॉस ऑफ गैस्ट्रिक सकिंग की वजह से हो गया, कैंसर कीमोथेरेपी की वजह से। साइन सिम्टम्स क्या हो, कार्डियक डिस्रिथमिया होगा, हाइपोटेंशन होगा, स्वीजर होगा, हेलुसिनेशन होगा, कंफ्यूजन होगा, इमोशनेबिलिटी होगा। डायग्नोसिस में क्या दिया, हाइपोकैलेमिया, हाइपरकैलेमिया, ईकेजी चेंजेस होंगे। मॉनिटर करना चाहिए, ट्रीट करना चाहिए। आईवीएम में सीजर प्रिकॉशन। हाइपर मैग्नीशियम में क्या होगा, ज़्यादा हो जाता है मैग्नीशियम, तो फिर उसमें होता ही है सब दिया है। रीनल फेलियर हो गया, एंटासिड अगर ज़्यादा लेते हैं मैग्नीशियम को, ये होता है। साइन सिम्टम्स में डिप्रेशन, एक्टिविटी दिखाएगा, ब्रेडिकार्डिया हो सकता है, हाइपोटेंशन हो सकता है, कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। सीरम एमसीजी जो होता है वो क्या ज़्यादा होता है, किसी मॉनिटरिंग करनी चाहिए, कार्डियक मॉनिटरिंग। आज के लिए बस इतना ही।